जो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन की कंसेप्ट समझे थे और आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का थोड़ा सा रिकैप करते हैं फटाफट से। बेसिक इक्वेशन हमने देखा था कि एक बिजनेस की एसेट्स जो होती है वो हमेशा उसकी लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल टू होती है। यानी कि सीधा सीधा मैं एक बात बोलूं तो जो भी बिजनेस के पास एसेट्स है, जो बिजनेस की टोटल एसेट्स है, वो या तो लाइबिलिटीज के थ्रू आई है या फिर कैपिटल के थ्रू आई है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये मान लो ये सारे बिजनेस की सारी एसेट्स है, टोटल एसेट्स है। इनकी फंडिंग या तो ओनर ने की होगी तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल, और या फिर हमने किसी आउटसाइडर से पैसे लिए होंगे जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इन दोनों की टोटल हमेशा मैच होगी आपकी टोटल एसेट्स के साथ में। ठीक है, चाहे कितने भी ट्रांजैक्शन हो जाए हमेशा ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करती है। और आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिस करके ये प्रूव कर लेंगे कि ये इक्वेशन होल्ड रहती है कि नहीं रहती है। अब देखो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे इक्वेशन के अंदर, किस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ पे आएगा वो कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो एसेट्स जितनी भी होती है बिजनेस की, ठीक है, आप लोग समझते हो एसेट्स क्या होती है। जो बिजनेस के इकोनॉमिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उन्हीं को हम लोग एसेट बोलते हैं। उन एसेट का यूज करके बिजनेस जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है। तो एसेट्स के अंदर दो चीज़ें हो सकती है, या तो एसेट इंक्रीज हो सकती है या फिर एसेट डिक्रीज हो सकती है। तो अगर एसेट इंक्रीज होगी तो हम उस एसेट के अंदर ऐड कर देंगे, और एसेट डिक्रीज होगी तो हम लोग उसके अंदर लेस कर देंगे। तो इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अदरवाइज लेस करेंगे। यही दोनों चीज़ें लाइबिलिटीज के केस में हो सकती है या फिर कैपिटल में हो सकती है। लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज हो सकती है तो हम लोग लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे, और लाइबिलिटीज है वो डिक्रीज हो सकती है तो हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है सर, लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है? जैसे आपने क्रेडिट पे माल परचेज किया तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई कि नहीं। मैंने मुकेश से क्रेडिट पे उधर परचेज किया तो मुकेश मेरे से पैसे मांगने लग गया, दैट मीन्स मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब मैंने मुकेश को रीपे कर दिया, पेमेंट कर दिया मैंने। जैसे ही पेमेंट किया दैट मीन्स मुकेश की लाइबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इस तरह से लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी घटेगी। इसी तरह मालिक जब कैपिटल लगाता है, बिजनेस को पैसे देता है तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है। जब वो पैसे वापस निकाल लेता है तो वो कैपिटल रिड्यूस हो रही है। तो ये इफेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स के, लाइबिलिटीज के, कैपिटल के। प्लस उसके बाद में बिजनेस के अंदर कुछ आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं एंड कुछ आपकी बिजनेस के अंदर इनकम्स हो सकती है। ठीक है, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेज, इनकम एंड गेन्स। तो ये जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे या इनकम्स एंड गेन्स होगी, इनके हम लोग अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। ये हमारे बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं है, ना ही ये कैपिटल है। ठीक है, ये बिजनेस के अंदर होने वाले प्रॉफिट लॉस हैं और इनको हम लोग हमेशा एडजस्ट करेंगे थ्रू कैपिटल, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल। जो भी बिजनेस के एक्सपेंस लॉसेज हो रहे हैं वो बिजनेस के ओनर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस ओनर से बिलोंग करता है। इसलिए जो प्रॉफिट लॉस वाले आइटम्स हैं, जो नॉमिनल टाइप के आइटम्स हैं, उनको हमेशा कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेंगे, उनके सेपरेट अकाउंट के अंदर इफेक्ट नहीं डालेंगे। जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सारे जो भी खर्चे पे करेंगे उससे प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है तो ये सारे कहाँ चले जाएंगे, ओनर की कैपिटल में चले जाएंगे। और क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेज हैं वो सारे ओनर की, एक्सपेंसेज और लॉसेज वो सारे ओनर की कैपिटल के अंदर हम लोग कर देंगे लेस, और जितनी भी इनकम्स है वो ओनर के अकाउंट के अंदर कर देंगे ऐड। यानी कैपिटल में ऐड करेंगे प्रॉफिट्स को और एक्सपेंसेस को करेंगे लेस।
ठीक है। और बाकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनके इंडिविजुअल अकाउंट में, जैसे एसेट्स है फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, मशीन परचेज किया मशीन इंक्रीज हो जाएगा, मशीन सेल किया मशीन रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजेक्शन के इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इतने से ही पॉइंट्स थे, बस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। तो चलिए कुछ ट्रांजेक्शन्स है वो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट हाउ वी सोल्व अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन। एकदम सिंपल सा है, कोई झंझट नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले एक साइड में एसेट्स ले लेते हैं, एक साइड में हम लोग लाइबिलिटीज ले लेते हैं। एसेट्स के अंदर कौन कौन सी एसेट्स है, इंडिविजुअल एसेट का नाम लिखते हैं हम लोग, और लाइबिलिटीज में कैपिटल प्लस और क्या क्या लाइबिलिटीज है। अभी मैंने कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स लिया है, बैंक लोन हो सकता है, कोई वर्कर्स की लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, और इस तरफ कैश स्टॉक फर्नीचर और डेटर्स लिया है, और यहाँ पे मशीन वगैरह बिल्डिंग वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो जो जिन जिन एसेट्स के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सारी एसेट्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अभी आपको ये कौन सी एसेट्स लिखनी है वो धीरे धीरे अपने आप से समझ आने लगेगा। अभी एक कुछ ट्रांजेक्शन है वो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख एंड फर्नीचर ₹1 लाख। तो ये ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा, कौन कौन सी एसेट्स इंक्रीज होगी और लाइबिलिटी या कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा वो हम देखते हैं। तो देखो, ओनर ने 2 लाख रुपए बिजनेस को दिए हैं। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए के साथ में। तो बताना ये 2 लाख रुपए मतलब कैश के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैश में 2 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। स्टॉक में कोई चेंज है नहीं, प्लस फर्नीचर में, सर फर्नीचर भी 1 लाख रुपए का ओनर ने बिजनेस को दिया है। तो पहले ट्रांजेक्शन में आप लोग क्या देख रहे हो, कैश आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर आपके बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है। तो फर्नीचर के अंदर हम लोग करेंगे +1 लाख, डेटर्स के अंदर कोई चेंज नहीं, इक्वल टू। अब बताओ, ये जो 2 लाख का कैश आया है, ये 1 लाख का फर्नीचर आया है, टोटल 3 लाख की एसेट्स इंक्रीज हुई है। तो ये 3 लाख की एसेट्स कहां से आई है, किसने दिए हमें, तो ये एसेट्स अपने को दिए ओनर ने। तो ये ओनर की कैपिटल के अंदर चली जाएगी 3 लाख। ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, आउटसाइडर की कोई लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी। तो ये था फर्स्ट ट्रांजेक्शन, क्लियर हुआ। अभी स्टार्टिंग के अंदर सब चीजें क्या है, 0 थी, और उसके बाद में इसकी हम लोग टोटल करते हैं। सर अभी तो टोटल कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बैलेंस होता तो वो टोटल हो जाता। तो इसको हम लोग न्यू इक्वेशन बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। अब उसके बाद में जो इक्वेशन आती है उसको हम लोग न्यू इक्वेशन बोलते हैं। तो न्यू इक्वेशन आपकी ये रह जाएगी। तो देखो, उसके बाद में हम लोगों ने सेकेंड ट्रांजेक्शन लिया है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने 20,000 रुपए का परचेज किया है। तो परचेज किया है तो आपकी बुक्स के अंदर क्या इंक्रीज होगा, आपकी बुक्स के अंदर कैश आ रहा है, सॉरी आपकी बुक्स के अंदर स्टॉक आ रहा है 20,000 का, और बदले में आपके बिजनेस से कैश जा रहा है। तो माइनस के लिए मैं ब्रैकेट यूज करूंगा, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, दैट मीन्स माइनस के अंदर है। तो कैश डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बस इतना सा ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब इसका फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि हमने बिजनेस के पैसे से सामान खरीदा है, और क्रेडिटर्स पे इफेक्ट नहीं, क्यों, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट किया, और जब भी कैश में पेमेंट किया है तो लाइबिलिटी क्यों बढ़ेगी, ठीक है, इमीडिएटली सेटलमेंट हो गया है। तो इसका ओवरऑल जो न्यू इक्वेशन बन जाएगी वो क्या होगी, ये बन गई न्यू इक्वेशन। और अभी भी हम लोग देखेंगे न्यू इक्वेशन, तो इधर 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख एंड इक्वल टू लाइबिलिटीज भी आपकी 3 लाख, क्योंकि इस सेकंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये हुआ कि 20,000 से एक एसेट डिक्रीज हुई, एक एसेट इंक्रीज हुई। तो अभी भी आपकी टोटल एसेट्स 3 लाख है और टोटल लाइबिलिटीज भी आपकी 3 लाख है। देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होता है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। आपने 30,000 का परचेज किया है, वो भी क्रेडिट के ऊपर, उधार पे। तो देखो सीधा सा है कि जब मैंने उधार खरीदा है तो इस ट्रांजेक्शन का कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन मेरा स्टॉक इंक्रीज होने वाला है 30,000 से, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, और डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन अब मुझे बताना कि अगर आपने 30,000 रुपए का सामान उधार खरीदा है तो जो सप्लायर है वो आपके लिए क्रेडिटर बन जाएगा, और उसने आपको 30,000 रुपए का सामान उधार पे दिया है, दैट मीन्स आपको पे करना पड़ेगा।
आप पे हो सकता है 2 महीने बाद करो, जितना क्रेडिट पीरियड मिला है उसके बाद में आपको उसको पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब आपको पे करना है, दैट मीन्स वो आपकी 30,000 से क्या बन गई है, लाइबिलिटी बन गई है। और ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में पोजीशन देख लेते हैं, न्यू इक्वेशन क्या बन रही है। तो ये न्यू इक्वेशन बन गई है। और अब आप इसको देखते हो अगर, तो ये आपकी सारी एसेट्स मिला करके हो रही है 3,30,000 और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी क्रेडिटर की मिला करके भी हो रही है 3,30,000। यानी कि इस ट्रांजेक्शन के बाद भी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी क्या है, टैली कर रही है, मैच कर रही है। देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी, हल्का सा ट्रिकी, बहुत सारे ट्रिकी ट्रांजेक्शन हम लोग धीरे धीरे करेंगे, बट अभी पहले हमारा फंडा ये है कि हम लोग पहले बेसिक समझे कि कहाँ कहाँ किस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैसे कैसे आता है। तो देखो फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है वो लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹30,000 फॉर केस। 25,000 का सामान आपने 5,000 का प्रॉफिट कमाते हुए 30,000 में बेच दिया, इमीडिएट पेमेंट आपको मिल चुका है। तो मुझे बताना कि इस ट्रांजेक्शन का कैश पे क्या इफेक्ट आएगा, कैश के अंदर कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास में। तो सर 30,000 में हमने स्टॉक सोल्ड किया है, लेकिन स्टॉक मेरा कितने का जा रहा है, 25,000 का। तो स्टॉक में माइनस करूंगा 25,000, लेकिन कैश के अंदर प्लस करूंगा 30,000, और फर्नीचर के अंदर कोई इफेक्ट नहीं। अब मुझे ये बताओ कि आपको इस ट्रांजेक्शन के अंदर बिजनेस को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को क्या कोई प्रॉफिट हुआ है। यस सर, 25,000 का 30,000 में सेल किया है, दैट मीन्स 5,000 का हमने प्रॉफिट कमा लिया है। तो 5,000 का प्रॉफिट देखा था हमने, जितने भी जो इनकम एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं वो सारे कहां पे ट्रीट होते हैं, वो सारे ओनर की कैपिटल में ट्रीट होते हैं, उनके लिए अलग से कॉलम नहीं बनाते हैं। तो कैपिटल के अंदर 5,000 रुपए का प्रॉफिट हम लोग कर देंगे ऐड। और अब बनाओ इसकी न्यू इक्वेशन। तो ये न्यू इक्वेशन आ गई है, और अभी भी आप लोग अगर देखते हो इसको टोटल करके, तो न्यू इक्वेशन भी अभी भी मैच हो रही है। ठीक है, चलिए कुछ ट्रांजेक्शन्स और हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं। ट्रांजेक्शन 5th को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये टोटल अपनी आगे चलती रहेगी। सो देखो हमने 4 ट्रांजेक्शन और ले लिए हैं, 5th से 8th तक ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन भी हम लोग पुट अप कर रहे हैं, लेकिन उससे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हमारी इक्वेशन थी 4 ट्रांजेक्शन के बाद में, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं। तो अब देखो ये ट्रांजेक्शन, ये इक्वेशन मैंने नोट डाउन कर ली। अब जो 5th ट्रांजेक्शन है उसका इफेक्ट देखते हैं हम लोग। पेड सैलरीज ₹10,000, 10,000 रुपए की सैलरी चुकाई। तो सैलरी चुकाने का मतलब 10,000 मेरा गया कैश से, लेस हो गया, यहाँ पे बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं। और अब मुझे बताना सैलरी जो है वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और हम लोग सारे एक्सपेंस और सारे इनकम ट्रीट करते हैं, एडजस्ट करते हैं थ्रू कैपिटल। तो एक्सपेंस है तो कैपिटल से करेंगे रिड्यूस। ये ट्रांजेक्शन हो गया आपका कंप्लीट, कैश माइनस और एक्सपेंस था इसलिए कैपिटल में माइनस। और अब आपकी न्यू इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी, कैश हो जाएगा आपका 2 लाख, बाकी जगह पे कोई चेंज नहीं। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है रिसीव्ड रेंट ₹20,000, 20,000 रुपए का रेंट आपको रिसीव हुआ है। और रेंट जब रिसीव हुआ है दैट मीन्स कैश के अंदर तो 20,000 अपने ऐड करते हैं, और रेंट अपने लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम को हम लोग कैपिटल के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंस कैपिटल में लेस, इनकम प्रॉफिट कुछ भी हो तो कैपिटल में ऐड। तो न्यू इक्वेशन अपनी बन जाएगी, उसके बाद देखो 7th ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर्स हमने जिनसे उधार माल खरीदा था वो हमारे 30,000 के हैं, बैलेंस पड़ा है, उनको हमने 5% डिस्काउंट पे कर दिया। तो क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं 5% डिस्काउंट के ऊपर। तो सबसे पहले 5% कैलकुलेट करो, 5% हो गया 1,500 रुपए। तो यानी कि मुझे पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 28,500। तो मैंने क्रेडिटर्स को 28,500 पे कर दिया, तो कैश में से माइनस, और क्रेडिटर मेरे पूरे के पूरे 30,000 सेटल हो गए। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर से 1,500 रुपए मेरा को डिस्काउंट रिसीव हो गया है। ऐसा नहीं है कि 1,500 पेंडिंग है, फुल सेटलमेंट हो गया। 1,500 का मुझे क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सर 1,500 रुपए हमें फायदा हो गया,
तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। फायदा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है अपने को, हमें उनको 1500 रुपए कम पे करना पड़ा, दैट मीन्स हमारे लिए इन बेनिफिट है। ठीक है, चलो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? उसके बाद देखो एक और ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन है, ओनर विड्रीव कैश ₹5000 एंड गुड्स ₹5000 फॉर प्राइवेट यूज। मालिक ने खुद ने 5000 रुपए कैश निकाला बिजनेस से, तो बिजनेस से जब कैश जा रहा है तो 5000 माइनस करो, और स्टॉक भी बिजनेस से जा रहा है तो माइनस करो। तो यानी कि 10,000 रुपीज ओनर निकाल के चला गया, रुपीज नहीं सॉरी, 5000 का कैश, 5000 का स्टॉक। ठीक है, फर्नीचर में तो कुछ नहीं किया उसने, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो अब बताना, अगर ओनर पैसे और गुड्स निकाल रहा है बिजनेस से, 10,000 रुपए निकाल रहा है, तो जब वो लगाता है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, जब वो निकाल रहा है पैसे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो ओनर के साथ ट्रांजेक्शन कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। तो ये आपके सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको टोटल करेंगे और फाइनल इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या एसेट्स हमारे पास में है, कितनी लाइबिलिटीज है। ठीक है, जो लास्ट इक्वेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। क्वेश्चन के अंदर हम लोग 8 ट्रांजेक्शन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फाइनल ट्रांजेक्शन के बाद में, लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद में जो टोटल बचती है आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, उसको हम लोग फाइनल इक्वेशन बोलते हैं, और इसी इक्वेशन से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगी आपकी? ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। ये फाइनल इक्वेशन अगर हम लोग टोटल करते हैं तो ये मैच करेगी, और इसी इक्वेशन से हम लोग क्या बना देते हैं? बैलेंस शीट बना देते हैं, जिसके अंदर एक तरफ एसेट्स सारी और एक तरफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो चलिए बैलेंस शीट बना देते हैं। तो ये देखना, ये बैलेंस शीट मैंने बना दी है। बैलेंस शीट के अंदर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, दोनों के अमाउंट के कॉलम होंगे। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, हम लोग एसेट्स को इस तरफ नहीं लिख सकते, एसेट्स राइट हैंड साइड ही रहेगी, लाइबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड रहेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो एसेट्स है वो मैं फाइनल इक्वेशन से ले रहा हूँ। फाइनल इक्वेशन में मेरे पास में यहाँ पे कैश है, मैं कैश ले लूंगा यहाँ पे 186,500 का। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे स्टॉक है, और मेरे यहाँ पे फर्नीचर है। ठीक है, डेटर्स में 0 है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं। फर्नीचर आपका 1 लाख का हो गया। उसके बाद में इस साइड में कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, तो कैपिटल है आपका 3,06,500, और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर नील है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। और फिर उसके बाद में हम लोग टोटल कर देंगे। सर यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी नील है, तो इसका मतलब लाइबिलिटी जब नील होगी तो एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, तो इधर की टोटल आ गई आपकी 3,06,500, और इधर की टोटल भी आपकी आ रही है 3,06,500। तो ये था एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले इक्वेशंस, 8 ट्रांजेक्शन थे, सबकी इक्वेशन बनाई, फिर फाइनली टोटली देख लो कि पूरा कंप्लीट होने के बाद भी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो रही है, दोनों साइड है वो टैली हो रहा है। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि टोटल एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।